हेलो क्लास 12। आज जो है हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन भी मैं पहले वाली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन और ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है। तो एक बार यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो उसमें करें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हमें इन वेक्टरों का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसमें से एक मैं क्वेश्चन ले लिया, जैसे सी है, वेक्टर सी वन अपॉन अंडर रूट 3j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3k। ठीक है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड में क्या था, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, वो हमें ए आई बी जे प्लस सी के इसकी फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता था, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का, और ये इस तरीके से हम यहाँ पर करते थे। ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब जैसे मान लो जे वाला टर्म नहीं है, तो ए जैसे 2i प्लस 3k है, तो उसमें यहाँ पे ये आएगा, बी की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। जो वाला हमारा वो ये होता है हमारे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस की, और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसमें भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता हूँ, बाकी इसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे माइनस है तो इसमें आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, कितना आ गया, 3 अपॉन 3। ठीक है, कैंसिल होके कितना आ गया, मैग्नीट्यूड 1। तो एज ए वैसे भी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ जाता है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1 यूनिट। और वैसे देखा जाए तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। तो एज ए ये एक यूनिट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी करेंगे। जैसे यहाँ पे बी है, बी कितना दिया है, 2i 7j माइनस 3k। तो इसी में अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना, यहाँ पे मैं इसका बता रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से होगा। 4 प्लस 49 प्लस 9, तो बस इसको ऐड कर लो, है ना, 2। ठीक है, अगर ये इससे बाहर आ सकते तो बाहर ले आओगे, वरना आंसर यही हो जाएगा, इतने क्या हो जाएगा, इतने यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ये लिखना ज़रूरी है ना, मीटर सेंटीमीटर क्या है, तो यहाँ पे यूनिट कहते हैं, मतलब कि जो है जो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आंसर देना होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे नहीं पता तो वहाँ पर हम यूनिट लिख देते, स्क्वायर यूनिट, पर यूनिट, इस तरीके से लिखते थे। तो वैसे एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर है जिनका क्या मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक हमने मान लिया जैसे ए, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस k, ये मान लिया ना। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम दिखाना है। तो इसमें इसको जैसे अगले वाले में हम इसके नंबर को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे i है ना, 2j प्लस 3k, जिससे इनका मैग्नीट्यूड सेम आए। या इसमें एक ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसी के साइन चेंज कर दो, 2i माइनस 3j माइनस k, क्योंकि स्क्वायर होना तो उसमें वो चीज़ सब सेम हो जाएगी। देखो कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 1।
√14 यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से b का करोगे तो b का कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9 √14 यूनिट। इसी तरीके से c का करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर विद साइन लेंगे ना, और -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 1 √14 यूनिट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगला वाला क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, वो कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। दो हमें क्या कहते हैं, डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जो क्या है, जिनका सेम डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन सेम होने के लिए हमने बताया था कि जो पैरेलल जैसे इसमें है, जैसे ए है ना, 2i + 3j + k। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हमें क्या करनी है, इसमें निकालनी है। तो या तो हम दिखा सकते हैं कि इनका यूनिट वेक्टर जो होगा, दो हम ऐसे दिखाएंगे जिनका यूनिट वेक्टर सेम हो, है ना, या उसमें जो होगा उनकी डायरेक्शन सेम दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे एक a हो गया तो इसमें जो b होगा, b में जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 4i + 6j और प्लस k। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन का कहलाएगा। तो इसमें इस तरीके से हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 2k। ठीक है, या -1 की, -2, -3, 1/3, 2 किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसमें क्या है, देखो अब इसको कैसे दिखाएंगे कि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो सेम डायरेक्शन का क्या होगा, हमें इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या दिखाने पड़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ये तो होते थे। तो जब डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो यानी कि इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, ठीक है, तो जो ए का डायरेक्शन कोसाइन एल होता था, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, जब हमारा एक्स जैसे ही है, एक्स बराबर a1i है ना, b1j + c1k इस तरीके से है। तो इसमें जो होता था डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे हम, जो DCs निकालते थे, तो L बराबर आ जाएगा a1/√a1² b1² और c1²। ऐसी m निकालने के लिए b1/ यही हो जाएगा और c1/ ये जो है मैं डायरेक्शन कोसाइन के उसमें आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन के उसमें समझा चुका हूँ। तो इसमें देखो, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन उसको हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 2/√2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 2/√14, क्योंकि ऊपर निकाल चुके थे तो उसी तरीके से। तो L ये आ गया, m1 है ना, m1 कितना आ जाएगा, 3/√14, और n1 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√14। इस तरीके से आ गया। अब इसी तरीके से DCs ऑफ वेक्टर b का दिखाएंगे, तो b का क्या आ जाएगा, L2 मान लिया हमने जैसे डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो L2 में कितना आएगा, 4/√4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4/√16 + 36 + 4 है ना, तो कितना आ गया, 36 और 4 40, 50, 56, 4/√56। तो अंडर में से जो बाहर आ जाएगा तो हम उसको देखेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। तो देखो ये आ गया 4/2√14, कट के आगे कितना गया, 2/√14 है ना। अब ऐसी हम दूसरे वाले से करेंगे तो अपॉन में 2 होगा तो उससे कट जाएगा 3/√14, ऐसी 1/√14। तो हम कह देंगे कि हेयर जो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जो है वेक्टर ए एंड बी आर सेम, हैंस जो होगा देयर डायरेक्शन आर ऑल्सो सेम। तो इस तरीके से यहाँ पे M2 और N2 भी हम
निकाल लेंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि जो है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक हमें दिया है 2i प्लस 3j, है ना, एंड एक दिया है xi और yj। तो कह रहे हैं कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो फॉर इक्वल वेक्टर्स, है ना, देयर corresponding components must be equal। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आई के साथ वाला कोफिशिएंट ये आपको ना सेम होना चाहिए, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर लेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, है ना, विद इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हमें वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं इस वेक्टर के जिसके हैं। तो ठीक है, इसमें जो ए बी मैंने बताया था, ये जो हमें ए बी के इसमें निकालना है, तो इनिशियल पॉइंट कितना है, इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट जो है ये है। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, ए से बी की डायरेक्शन में हमें निकालना है, तो उसके लिए एक बताया था x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करके हम उसको करते हैं। तो ए बी जो होगा, है ना, ए बी जो होगा, तो इसमें ऐसे ध्यान रख लो कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले के कंपोनेंट को माइनस कर दो, -5 -2 i और 7 -1 j। ठीक है, अब ये कैसा आया था, ये मैंने आपको एक इससे पहले वाली भी एक्सरसाइज 10.2 उसमें डायरेक्शन कोसाइन और वो बता रहा था। तो वहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट से जाने वाले के, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उस वीडियो को आप आई बटन में देख सकते हो। तो -7i और 6j। ठीक है, अब इसका स्केलर कंपोनेंट जो हो गई -7 और 6, और जो वेक्टर कंपोनेंट हो गए -7i और 6j। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी दे दिया हमें। ए हमें दिया हुआ है i -2j प्लस k, इस तरीके से दिया हुआ है। और b हमें कितना दिया हुआ है, b हमें दिया हुआ है -2i 4j प्लस 5k। इसी तरीके से हमें c है, c वेक्टर c कितना दिया हुआ है, i -6j -7k। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। अब इसमें देखो, अभी इनका सम करना है, तो हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। तो इसमें सिंपल है, जो i वाले कंपोनेंट देंगे वो एक साथ हो जाएंगे, तो i और i 2i और माइनस ये, तो 0i हो गया, है ना। 4 और ये जो है -6 और -2 -8 हो गया, उसमें से ये गया तो माइनस का 4j। 5 और इसमें गया -2 और ये हो गया तो माइनस का k, तो आ गया -4j और -k। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें दिया है a बराबर i प्लस j, है ना, i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, अलग अलग बुक में कभी किसी में प्लस माइनस का थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस है, उसको देख लोगे, है ना। तो होगा प्रोसीजर ये, कहीं पे किसी बुक में प्लस है किसी में माइनस है, इस तरीके से भी अलग अलग एडिशनों में फ़र्क है, तो उसको देख लेना कि कैसे करना है, बस प्रोसीजर देख लीजिए, है ना। अब यूनिट वेक्टर है, उसको हम दिखाते हैं कैप से, है ना। अब यूनिट वेक्टर का क्या बताया था फॉर्मूला, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो i और
जे और 2k। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आई जे के कोफिशिएंटों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जे का भी 1 है, और 2 का स्क्वायर, तो आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, ये मॉड ए पहले भी कहीं निकाल सकते हो है ना, बाद में यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो 4 5 6 √6। ठीक है, आंसर जो होगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√6 आई प्लस जे 2k। ठीक है, लेकिन लिखने का सही तरीका है इसको ऐसे, 1/√6 आई इस तरीके से, 1/√6 जे और 2/√6 के कैप। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे। अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो आई जे के साथ, जो कटिंग है उन्हें लोएस्ट में बदल लेना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 पॉइंट दिए हैं और उनकी डायरेक्शन में हम क्या है ना यूनिट वेक्टर। ठीक है, 1 ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं और इसमें हमें ए बी को ये मान लिया है ना, ए मान लिया था। अब इसमें क्या कहता है, मैंने अभी ए बी निकालना, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले के माइनस कर रहे हैं हम, है ना। और ऐसी 6 - 3 के, तो कितना आएगा 3i है ना, 5 में से 2 गया 3j और 6 में 3 गया 3k। तो ये आ गया हमारा ए। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या था, उसमें हमें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो चाहिए मॉडुलस, तो इसलिए वो भी निकाल देंगे पहले। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 + 9 + 9 27, 3√3 यूनिट यहाँ पे इसका वो आ गया। अब ए कैप निकालेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो कैसे निकलेगा, ए कैप से दिखाएंगे है ना, तो उसको मॉडुलस ए से डिवाइड कर दिया हमने। तो कितना आया था हमारा 3i 3j और 3k, और मॉडुलस कितना आ गया था 3√3 है ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो या तो 3 कॉमन लेके कट जाएगा, और फिर √3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/√3 i, 1/√3 j और 1/√3 k। ठीक है, अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड, हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जब हमने शुरू में फर्स्ट वाले में करा था, इस तरीके का ही बना था। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था 1। तो यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए दिया हुआ है 2i - j + 2k, और बी हमें दिया हुआ है i + j + i + j - k, ये हमें दिया है। और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो अपनी सुविधा के लिए इसको लेट कर लो, इसे हमने वेक्टर सी मान लिया। ठीक है, तो c = a + b, तो कितना आएगा i कैंसिल हो जाएगा है ना, 0j और प्लस k, तो ये आ गया हमारा i + k। अब इसकी यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला क्या था मॉडुलस c। तो i + k √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, i और 1/√2k। इस तरीके से हमारा इसकी डायरेक्शन में क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। सिंपल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। a = 5i - j +
2k, ठीक है, इस तरीके से। और उसका जो दूसरा वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 8, वो हमसे कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब जब हमें डायरेक्शन लेनी होती है तो सिंपल ये पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो पहले हम इसका क्या कर लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे, सिंपल है। 25 + 1 + 4 √30, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 5/√30i, क्योंकि ये इसके अपॉन में आएगा तो सबके नीचे बढ़ जाएगा, -1/√30j + 2/√30k, ठीक है। 30 बाहर नहीं आ पा रहा तो ये इस तरीके से रहेगा। अब लेट रिक्वायर्ड वेक्टर मतलब जिसकी बात करी जा रही है, अगर वो c है तो c है और उसका मैग्नीट्यूड 8 दिया है, तो उसको इसकी डायरेक्शन में निकालना है तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो 8 का 8 रहेगा, यूनिट वेक्टर का 1 ही आता, तो मैग्नीट्यूड 8 ही आएगा ना। तो बस 8 और 8 क्या होगा इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 40/√30i, है ना, -8/√30j और 16/√30k। तो इस तरीके से ये है, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 8 बोला था, इसकी डायरेक्शन में बोला था, तो हमने किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को कौन डिफाइन करता है यूनिट वेक्टर, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, उसको मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर बनता है। तो हमने सी हमें कहा था रिक्वायर्ड वेक्टर मतलब जिसकी जो हमें निकालने के लिए कह रहा है उसके लिए, तो ये उसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये वेक्टर कोलिनियर है, तो एक को हमने ए मान लिया, तो हमें दिया है 2i - 3j + 4k और b, ठीक है। तो b हमें दिया है -4i + 6j और -8k, ठीक है। तो इसमें देखो एक तरीका तो ये है, जैसे हमारे पास a है तो हमें ऐसे नहीं लगा इसके साथ मल्टीप्लाई करा होगा, तो हम एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा गुना दिखा देते हैं, या कुछ लैम्डा मतलब कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में दिखा देते हैं, यानी कि वो क्या होता है पैरेलल होता है। तो ये जो होंगे, अगर ये दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो क्या होगी कोलिनियर हो जाएगी, है ना। तो पैरेलल इसमें दिखाने के लिए b, है ना, -4i + 6j -8k। अब इसमें से -2 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा 2i - 3j और ये प्लस में बदल जाएगा, 2 कॉमन ले ली तो 4k और ये हो गया हमारा -2a। तो b = a पर से लैम्डा हो गया, हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। या दूसरा पैरेलल वाली जो एक कंडीशन होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है कि जो रेशियो होते हैं उनका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो वो लाइनें क्या होंगी पैरेलल होगी। तो इसमें देखो तो 2/-4 है ना, और -3/6 और 4/-8, अगर हम इसे करेंगे तो -1/2। तो हेंस दीज लाइन्स आर कोलिनियर। इस तरीके से यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन इन वेक्टर ऑफ i + 2j + 3k। ठीक है, तो इसमें जो है डायरेक्शन कोसाइन निकालने तो हमारे पास फॉर्मूला था जब होता तो a/√a1² b1² c1² इस तरह से a1/ इस जैसे a1/a1² + b1² + c1² ऐसे करके होता वो l आ जाता था, m आ जाता था, n आ जाता था, है ना।
तो उसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि यूनिट वेक्टर ही निकाल दे। तो यूनिट वेक्टर के साथ जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को। तो इसमें पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो, सिंपल वही तो है, मैग्नीट्यूड ही तो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 √14 यूनिट। ठीक है, इतने यूनिट हो गया। तो ए कैप कितना हो गया, तो ए कैप √14 से डिवाइड हो जाएगा, यही तो होगा। तो कितना का 1/√14i प्लस 2/√14j प्लस 3/√14k। ठीक है तो डी सीज ऑफ जो ए हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, एल एम एन जो होता है 1/√14 ए की एल हो गया 2/√14 ये एम हो गया और 3/√14 ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये भी इसी की तरह होगा, इसमें हिंट दे देता है। तो ए हमें दिया है 1, 2, 1,2, और बी हमें दिया हुआ है पॉइंट -1, -2 और 1। तो डायरेक्टेड ए टू बी कह रहा है, तो ए टू बी ऐसी तो होगा। तो उसका मैंने बताया था, इसमें से बी वाले कोफिशिएंट में ये वाला माइनस कर दो, तो माइनस का 2i है ना, माइनस का 4j और प्लस 4k है ना, और मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 4 प्लस 16 प्लस यूनिट है ना। तो ये आ गया। तो ए बी का जो यूनिट वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन में वो क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो। -1/3 और -2/3 और 2/3 की। तो डी सीज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन -1/3 -2/3 और 2/3। इस तरीके से ये भी वैसी है, बस यूनिट वेक्टर निकाल लो, उससे आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में ही दिया है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो वेक्टर है इनसे इक्वली इंक्लाइंड है ना। तो इक्वली इंक्लाइंड है तो हमें दिखाना है, तो सिंपल है, हमने जैसे इसे ए मान लिया, i प्लस जे प्लस के, मॉडुलस निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा √3। तो इसमें जो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा, 1/√3 1/√3 और 1/√3। तो ये शो कर रहा है कि जो L है वो M और N जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन थे वो क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन कोसाइन सेम होने का मतलब क्या हो गया, cos अल्फ़ा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा। और ये अगर इधर भी नहीं है जो है इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। अगर कंपेयर करेंगे तो जब ये बराबर है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के बराबर, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो अल्फ़ा बराबर बीटा। इस तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा क्या हैं, इक्वल है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था उसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे ये P है ये Q है, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका वेक्टर A हो गया और इसका B हो गया, और एक पॉइंट है तो पहले A B आ रहा है, तो उसी सीक्वेंस में ये M और ये N रेशियो में बांट रहा है। तो हमें इसका जो है उस पॉइंट का वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इसको M/N में बांट रहा है, किसको, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट PQ। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका कि जो R होगा वो होगा MB, M तो उसके साथ दूसरा वाला
प्लस एन ए और अपॉन एम प्लस एन। वहाँ भी तो हम ऐसे ही करते थे। वहाँ क्या था, वहाँ अलग अलग होता था, है वही चीज़। अगर हम इसको करेंगे, अगर मैं इसको एक्स आई प्लस वाई जे रखूँगा और इसको भी x1 इसके x1 आई और x2 ऐसे इस तरीके से लूँगा, तो कंपेयर करने के बाद जैसे कोफिशिएंट है ना x1 अपॉन x2, ये इस तरीके से m1 m2 x1 m ये इस तरीके से यहाँ पे m1 प्लस m2 इस तरीके से हमारा ये जो होगा उसी की तरह से जाता है। बस इसका ये है क्या है कि यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका जो आर निकालना होगा तो पहला रेशियो और इंटू दूसरा वेक्टर, दूसरा रेशियो इंटू पहला वेक्टर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो है इंटरनली, है ना। अब इसी तरीके से एक्सटर्नली होगा, तो एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा, ये तो इंटरनली था, है ना। एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब एक्सटर्नली इंटरनली तो बीच में हुआ पॉइंट, एक्सटर्नली कैसे हो गया, जैसे पी ए हो गया और क्यू ये हो गया और कोई पॉइंट यहाँ है आर, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसको एम रेशियो एन में बांट रहा है, तो यानी कि ये एम हो गया यहाँ से और यहाँ से एन हो गया। एक्सटर्नली बाहर है पॉइंट, वो उसके रिस्पेक्ट में रेशियो हमें दिए हुए हैं एम रेशियो एन, तो हमें ये आर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक्सटर्नली पॉइंट ये है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना और इसी पे बेस जो है हम अगले क्वेश्चन करते हैं, जो क्या है सेक्शन फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दो दिए हुए हैं, हमने एक को ए मान लिया, आई प्लस 2j माइनस के, कैप जरूर लगा लेना, बी माइनस आई प्लस जे प्लस के, है ना। और रेशियो दिया है इनका 2:1, ठीक है। तो 2:1 में तो पहली कंडीशन इंटरनली वाला, तो अब जो है हम इंटरनली करेंगे, तो इंटरनली में क्या था एम, तो पहला रेशियो तो उसके साथ दूसरा, है ना, और दूसरा तो उसके साथ पहला, एम प्लस एन, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, बी में होगी, तो कितना आएगा 2i, है ना। पहले लिखोगे 2 इंटू बी वैक्टर, इस तरीके से कर लेना यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, और 2j प्लस 2k, ठीक है। अब 1 है तो ये तो खा ऐसे आ जाएगा i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3, तो ये कितना आ गया माइनस आई, है ना, और प्लस 4j और प्लस के अपॉन 3, तो -1 अपॉन 3i प्लस 4 अपॉन 3j और 1 अपॉन 3k, इस तरीके से होगा। अब एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नली वाला आप खुद कर सकते हो, ठीक है, कोई उतना टफ नहीं है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वाले में भी हमें क्या दिया है, P है 2, 3, 4 और Q हमें दिया हुआ है 4, 1, -2। तो हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट का निकालना है ना, मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट, इन दो पॉइंट को जोड़ने वाले पॉइंट का। तो मिड पॉइंट अगर ये होगा तो कितना होगा, ये है ना, ड्यू टू मिड पॉइंट m1 रेशियो n बराबर 1:1, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे इसका मिड पॉइंट का निकालना, तो इसको हमने a मान लिया और इसको b, और इसका जो ये है ये r है, ठीक है। तो हमें r निकालना है, तो a जो होगा, a हमारा a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा सीधे सीधे 2i 3j और 4k, b हमारा 4i प्लस
जे माइनस 2k, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक। आर बराबर, अब ये रेशो 1 है तो 1/b प्लस 1/a अपॉन 1+1, तो एक प्रकार से a प्लस b अपॉन 2, तो 6i प्लस 4j और 2k अपॉन 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा तो 3i 2j और k। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी और हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हमें 3 पॉइंट दिए हैं, वो करेक्ट रिस्पेक्टिवली राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, और बी हमें दिया हुआ है दूसरा जो ये साइड के हैं। ठीक है, 2i माइनस j प्लस k। ऐसी सी हमें दिया है i 3j माइनस 5k। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो एज अ रफ जो है ये ए बी सी ऐसे हैं, ए ये बी इसका है और ये सी है। पोजीशन वेक्टर नहीं बल्कि वो साइड के जो हैं साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर हैं। ठीक है, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने प्रूव करना है तो उसमें क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड निकाल दो साइडों का, है ना। तो 9 + 16 + 16 ये आ जाएगा। मॉडुलस बी निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1 + 1। ठीक है, और सी निकाल देंगे तो 1 + 9 + 25। ठीक है, तो साफ पता चला कि ये दोनों छोटे हैं, है ना। तो जो दो सबसे छोटे होते हैं उनका सम जो है हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बता दो क्यों ये आ गया। तो बी का क्या हो गया √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर। तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया, मॉडुलस ए के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि, है ना, ड्यू टू जो था पाइथागोरस थ्योरम, है ना, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट क्या करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, ये लैंग्वेज लिख दोगे तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि ये जो इस तरीके से है ना, बी हमारा याला वेक्टर हो गया, सी याला हो गया और ए याला हो गया। तो यानी कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस के उस मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कुछ कंडीशन दी हुई है कि कह रहा है कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी बी सी और सी ए 0 वेक्टर। ठीक है, अब जैसे हमने हेड टेल मेथड में पढ़ा था, यहाँ से ए से बी, बी से सी जाएंगे तो ये इसके उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यानी कि ए बी और बी सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, अब ए बी बी सी तो यहाँ दिए हुए हैं, अब इसको इधर को करेंगे तो क्या आएगा, ए बी बी सी माइनस ए सी। तो इधर कुछ नहीं रहा तो 0 वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी ये ट्रू हो गया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। अब ए बी बी सी, अगर मैं इसको वो करूँगा तो जैसे हम ए सी था, अगर मैं इसको इसके उसको सीक्वेंस को चेंज करूँगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लूँगा तो सी ए करके ऐसे लिखना पड़ता है ना। तो उसमें माइनस की एक परसेंट हम वो करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा सी ए में। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी है, अब जो लास्ट वाले को देखो तो उसमें मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो मैं माइनस सी बी, अगर मैं इसके सीक्वेंस को चेंज करता हूँ तो यही तो होगा।
तो ये चीज़ हमारी ट्रू हो गई, है ना। और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं बन रही, जैसे यहाँ पे माइनस का सी ए नहीं है ना, अगर यहाँ पे करें तो प्लस का सी है, तो यानी कि खुद ही देख लो कि इसमें और इसी में से कोई एक ही तो ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू हो गया तो ये अपना आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 में कह रहा है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर के लिए। तो एक बार मैंने क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन तो मैंने बताया था लैम्डा ए गुना इतने टाइम का दिखा दें, तो यानी कि ये कंडीशन तो ट्रू है कोलिनियर होने के लिए, है ना। और ये हो गया या ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, या तो ये इसका कुछ लैम्डा गुना होगा या ये इसका कुछ होगा। पर यहाँ पे क्या है कि लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई, तो यानी कि ये भी कंडीशन ट्रू हो सकती है कि कुछ ना कुछ टाइम तो है एक दूसरे का, है ना। और तीसरा वाला जो था मैंने बताया था कि उसके जो है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो क्या था, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये तो प्रपोजन वाला ये भी करेक्ट है। अब लास्ट वाला बचा है बोथ वेक्टर, उनकी डायरेक्शन तो सेम है तो वो तो चलो सही है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो उसके जरूरी नहीं है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड होने के, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप जो है इतना समझ गए होगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जो पहला है हमारा डॉट प्रोडक्ट, उस पर रिलेटेड फिर एक्सरसाइज आएगी, और इसी की तरह फिर अगला क्रॉस प्रोडक्ट है, उस पर क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज आएगी, उनको करेंगे। ठीक है, ओके बाय।